नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत ही रोमांचक टाइम ट्रैवल पर जाने वाले हैं। सोचिए, कैसे पाषाण युग के वो खानाबदोश इंसान जो कभी गड्ढों में रहते थे, उन्होंने आगे चलकर दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता खड़ी कर दी। ये कहानी सच में हैरान करने वाली है और आज हम केवल इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उस शानदार इंजीनियरिंग और लाइफस्टाइल को डिकोड करेंगे जिसकी नींव आज से हजारों साल पहले रखी गई थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, प्रारंभिक बस्तियां और खेती। दूसरा, धातुओं की तरफ हमारा बदलाव। तीसरा, हड़प्पा का पूरा कालखंड। चौथा, टाउन प्लानिंग की मास्टर क्लास। और अंत में हड़प्पा के लोगों का जीवन और उनकी संस्कृति। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्रारंभिक बस्तियां और कृषि, यानी स्थायी घरों का वो पहला सवेरा। ये वो दौर था जब इंसानी इतिहास में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा था। पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण काल का वो इंसान जो सिर्फ शिकार करता था, वो अब नियोलिथिक काल आते आते एक किसान बन चुका था। खेती का सीधा सा मतलब था एक्स्ट्रा अनाज और उसे रखने के लिए बर्तनों का विकास। अब इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। पैलियोलिथिक युग में आग की खोज हुई, जो कि एक गेम चेंजर था। इसके बाद 7000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच नियोलिथिक काल चला। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्रीय ट्विस्ट है। जब उत्तर भारत लौह युग यानी आयरन एज में एंट्री ले रहा था, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत में मेगालिथिक काल चल रहा था। मतलब दक्षिण भारत के लिए 2000 से 1000 ईसा पूर्व का ये मेगालिथिक काल ही उनका अपना लौह युग था। और हाँ, इसी बीच तांबे की खोज ने चाल्कोलिथिक युग की शुरुआत कर दी थी, जिसने एक बिल्कुल नई क्रांति ला दी। आइए अब कुछ बहुत ही खास शुरुआती खोजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इन एडवांस बस्तियों की नींव रखी। आंध्र प्रदेश की कुर्नूल गुफाओं से राख मिली है। मतलब पेलियोलिथिक काल में ही लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो तुर्की का कैटलहुयक पाषाण युग का एक शुरुआती शहर माना जाता है, जिसे हम प्रोटो सिटी भी कह सकते हैं। इधर भारत में असम के दाऊजेली हिडिंग से हरे रंग का एक बहुत ही खास जेडाइट स्टोन मिला है। और कश्मीर के गुफकराल, जिसका शाब्दिक अर्थ ही कुम्हारों की गुफा है, वहां से खेती और जानवरों को पालने के पक्के सबूत मिलते हैं। अब इस लिस्ट को देखिए, ये सच में कमाल की है, क्योंकि ये दिखाती है कि ये शुरुआती लोग भौगोलिक रूप से कितने अलग अलग थे। बलूचिस्तान का मेहरगढ़ हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी नवपाषाण साइट है, जहां मिट्टी की दीवारें मिली हैं। कश्मीर के बुर्जाहोम में तो लोग झीलों के किनारे गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। और यहाँ एक अजीब बात ये मिली कि इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। बिहार के चिरांद में जो औजार मिले वो पूरी तरह से हड्डियों से बने थे, जबकि उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में चावल की खेती के सबसे शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। मतलब हर क्षेत्र के लोगों ने अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को परफेक्टली ढाल लिया था। थोड़ी देर पहले हमने मेगालिथ शब्द का जिक्र किया था। चलिए इसे डिकोड करते हैं। मेगा का मतलब है बड़ा और लिथ का मतलब है पत्थर। बस इतना ही सिंपल है। दक्षिण भारत के लौह युग में खासकर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के आदिचन्नलूर जैसी जगहों पर कब्रों के चारों तरफ विशाल पत्थर रखे जाते थे। इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। ये अंतिम संस्कार के बाद कब्र को सजाने या मार्क करने का एक बहुत ही अनूठा तरीका था। आगे बढ़ते हैं हमारे भाग 2 की तरफ, धातुओं की खोज और कांस्य युग का निर्माण। पत्थरों के युग से आगे निकलते हुए शुरुआती इंसानों ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और पहली ज्ञात धातु खोजी, तांबा। तांबे के इस्तेमाल ने अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों को जन्म दिया, जैसे राजस्थान में जोधपुरा गणेश्वर और अहर बनास संस्कृति, मध्य प्रदेश में कयाथा संस्कृति और महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति। ये तांबे का युग ही था जिसने आगे चलकर भविष्य के उन विशाल शहरों के लिए एक मजबूत तकनीकी बेस तैयार किया। अब इस पूरी प्रक्रिया को देखिए। ये किसी लॉजिस्टिक मास्टर क्लास से कम नहीं है। कॉन्सिया यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहला कदम था तांबा निकालना, जो राजस्थान की खेतड़ी या मध्य प्रदेश की मलांज खंड खदानों से निकाला जाता था। दूसरा कदम था टिन लाना, जो पास से नहीं बल्कि बहुत दूर अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। और फिर तीसरा कदम तांबे और टिन को एक परफेक्ट अनुपात में मिलाकर मजबूत कांसा तैयार करना। ये साफ दिखाता है कि उस जमाने में भी एक बहुत ही एडवांस और सोच समझकर बनाया गया व्यापारिक नेटवर्क मौजूद था। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, हड़प्पा कालखंड, एक पूरी सभ्यता की लाइफलाइन। किसी भी सभ्यता के उठने और गिरने को समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंसान के जीवन चक्र को समझना।
जी हाँ, सभ्यताएं भी इंसानों की तरह ही बढ़ती हैं। सबसे पहले आता है अर्ली फेज, जो सभ्यता का बचपन है, जहां चीजें बस आकार ले रही होती हैं। फिर आता है मैच्योर फेज, यानी एक तरह से अडल्टहुड। ये वो समय है जब सभ्यता अपनी पूरी ताकत में होती है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार होता है और तकनीक अपने चरम पर होती है। और अंत में आता है लेट फेज, जो बुढ़ापे की तरह है, जहां सभ्यता धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे एडवांस्ड और शानदार रूप हम देखते हैं, वो असल में उसके इसी मैच्योर फेज का हिस्सा है। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने इलाकों तक ही सीमित नहीं थे, उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला था। आधुनिक इराक की समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग व्यापार के समय हड़प्पा के लोगों को मेलुहा कहकर बुलाते थे। ये नाम इस बात का पक्का सबूत है कि हजारों साल पहले भी इन सभ्यताओं के बीच एक बहुत ही एक्टिव और इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस चल रहा था। और अब भाग 4, टाउन प्लानिंग की मास्टर क्लास, प्राचीनों का ग्रिड सिस्टम। इस 90 डिग्री के नंबर को गौर से देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि उनकी गणितीय सटीकता का सबसे बड़ा सबूत है। हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थीं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डिजाइन इतना साइंटिफिक था कि हवा के चलने से सड़कें अपने आप साफ हो जाती थीं। सोचिए, एक सेल्फ क्लीनिंग सिटी। ये कॉन्सेप्ट तो आज के मॉडर्न शहरों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हड़प्पा के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। जरा तुलना करके देखते हैं। एक तरफ मेसोपोटामिया के लोग कच्ची या सिर्फ धूप में सुखाई गई ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी तरफ हड़प्पा के लोग भट्ठी में पकाई गई मजबूत ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि उनके शहर इतने मजबूत और टिकाऊ बन पाए। और बात सिर्फ पक्की ईंटों की नहीं है, उन ईंटों का साइज देखिए। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का ये 1:2:4 का अनुपात, ये कोई एक शहर की बात नहीं है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हर जगह यही स्टैंडर्ड अनुपात लागू था। बिना किसी मॉडर्न मशीन या फैक्ट्री के ऐसा मानकीकरण सच में दिमाग घुमा देने वाला है। उनके शहर बहुत ही स्मार्ट तरीके से 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिमी हिस्सा, जिसे सिटाडेल या दुर्ग कहते थे, वो थोड़ी ऊंचाई पर बनता था। ये किला बंद होता था और माना जाता है कि अमीर या वीआईपी लोग यहाँ रहते थे। वहीं पूर्वी हिस्सा लोअर टाउन या निचला शहर था, जहां आम जनता रहती थी। ये हिस्सा भी बाकायदा किलाबंद था। ये लेआउट बाढ़ और दुश्मनों से बचने की एक बेहतरीन व्यवस्था थी। और हाँ, भले ही यहाँ क्लास में थोड़ा अंतर दिखता हो, लेकिन उस समय कोई कठोर जाति या वर्ण व्यवस्था होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। अभी तक हमने जो देखा वो एक जनरल नियम था, लेकिन इस टेबल को देखिए। ये दिखाती है कि हर साइट की अपनी एक अलग वाइब और कुछ खास एक्सेप्शंस भी थे। गुजरात के धोलावीरा को 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटा गया था, और वहां पानी स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर यानी जलाशय था। पाकिस्तान का चन्हूदड़ो पूरी सभ्यता का इकलौता ऐसा शहर था जहां कोई सिटाडेल था ही नहीं। और राजस्थान की कालीबंगन में, जिसका मतलब काली चूड़ियां होता है, वहां एक जुता हुआ खेत मिला है जिसमें 2 अलग अलग फसलें उगाने के निशान हैं। हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, हड़प्पा का जीवन और संस्कृति, ईंटों और इमारतों से थोड़ा परे। क्या आपको पता है कि हड़प्पा के लोगों की सबसे बड़ी देन क्या थी? वो थी कपास यानी कॉटन की खेती। प्राचीन ग्रीक लोग इस कपास को सिंडन कहते थे, और ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इसी सिंडन शब्द से सिंधु नाम बना, जो आगे चलकर उस विशाल नदी का नाम ही बन गया। मतलब सोचिए, एक फसल ने एक पूरी नदी और फिर एक पूरी सभ्यता को उसका नाम दे दिया। अगर उनकी कला की बात करें तो टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी उनका फेवरेट मीडियम था। चौलिस्तान और बनावली में टेराकोटा से बना एक हल मिला है, और मोहनजोदाड़ो से तो टेराकोटा के ढेरों खिलौने मिले हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी खेती और बच्चों के खेलों की एक बहुत ही साफ और प्यारी झलक दिखाती हैं। मोहनजोदड़ो से एक बहुत ही मिस्टीरियस मोहर मिली है, जिसे पशुपति या प्रोटो शिवा सील कहा जाता है। सॉफ्ट स्टोन से बनी इस टूटी हुई मोहर पर ध्यान मुद्रा में एक आकृति है जो कई जानवरों से घिरी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बाघ, हाथी, बैल, गैंडा और पैरों के पास 2 हिरण साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी मोहरों पर एक सींग वाले रहस्यमयी जानवर यानी यूनिकॉर्न का भी बहुत बार जिक्र मिलता है। अब ये जो लिस्ट है जानवरों की, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उन्होंने सुअर,
भेड़, बकरी, बैल और भैंस पाले, मछलियों और घड़ियालों की हड्डियां भी मिली हैं। घोड़े का सिर्फ एक सबूत सुरकोटड़ा से मिला है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उन्हें बाघ और गैंडे का बारे में तो सब पता था, लेकिन शेर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पूरी सभ्यता में शेर का एक भी निशान नहीं मिलता, है ना कमाल की बात। इस शानदार टाइम ट्रेवल के अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हजारों साल पहले की एक सभ्यता अपने आप साफ होने वाले ग्रिड शहर बना सकती थी और गणित के हिसाब से परफेक्ट ईंटें बना सकती थी, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी शानदार प्राचीन तकनीकें और ज्ञान होंगे जो समय के साथ कहीं खो गए हैं। इन पुराने खंडरों में न जाने अभी और कितने रहस्य दबे हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।